देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। आज लोकसभा में नारी बंधन अधिनियम बिल पेश कर दिया गया। महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला ये बिल 2023 में एक बार पहले पास हो चुका है, लेकिन फिर 2024 में आखिर ये बिल क्यों पेश हो रहा है? और बताया जा रहा है कि सीटों की संख्या 2029 में बढ़कर के 816 हो जाएंगी। अचानक ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने क्यों किया? मोदी सरकार ने 2023 में जब ये बिल पास किया था तब कहा था कि 2029 के बाद इसे लागू किया जाएगा, लेकिन अब 2026 में अचानक 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाता है और उस सत्र में इसे पास करने की कोशिशें हो रही हैं। ये क्या बिल पास हो पाएगा? इसमें थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि जब कोई भी संविधान संशोधन विधेयक पास होता है तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। 2/3 बहुमत का मतलब होता है करीब 360 सांसद। लेकिन बीजेपी के पास 293 ही सांसद हैं, पूरा एनडीए का कुनबा मिलाकर के। जिस तरीके से आज विपक्ष ने हंगामा किया, जिस तरीके से आज विपक्ष ने बिल का विरोध किया, उससे लगता नहीं है कि विपक्ष मौजूदा जो सरकार है उसका इस बिल पर साथ देने वाला है। फिर मोदी सरकार ये बिल लेकर क्यों आई है? अगर उसे पता है कि विपक्ष साथ नहीं देगा, फिर भी वो बिल लेकर के आई है, 3 दिन का विशेष सत्र बुला रही है और इस पर चर्चा करा रही है। बाकायदे प्रधानमंत्री भी बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री भी बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी को भी बोलना है, गौरव गोगोई को भी बोला उन्होंने, अखिलेश यादव ने बोला, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। मतलब जितने बड़े लीडर हैं सबकी बात रखी जा रही है। आखिर इसके पीछे बीजेपी का मकसद क्या है, मोदी सरकार का मकसद क्या है? आपको याद होगा, ध्यान होगा, आज अगर मोदी जी का आपने वीडियो सुना होगा कि मोदी जी ने आज ये बात कही कि ये जो बिल है अगर पास हो जाता है तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पास नहीं होता है तो क्रेडिट मोदी को मिलेगा। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि बिल पास कराने को लेकर के बीजेपी सरकार में भी संशय है। उन्हें भी इस बात की चिंता है कि ये बिल नहीं पास हो सकता है, और शायद इसी वजह से मोदी जी ने इस बात को आज संसद में कहा। अब अगर मान लीजिए ये बिल पास हो जाता है तो बीजेपी को 2029 में क्या फायदा होगा? कभी आपने इस पर विचार किया? कभी आपने इस पर सोचा? क्योंकि ये बात अखबार में, फ्रंट लाइन मीडिया में ये बात नहीं बताई जा रही है। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा है, महिला रिजर्वेशन बिल, पहले ये था कि 2026 की जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, मतलब सीटों का परिसीमन होगा। लेकिन अब 2011 की जनगणना के आधार पर यह किया जा रहा है। 2011 की जनगणना से अगर आप देखते हैं तो जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया है, महिला रिजर्वेशन बिल के नाम पर मैं कहूं इसको लाया गया है, उसमें जो हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यहां के लोगों को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब यहां सीटें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगी। लेकिन जो दक्षिण भारत की सीटें हैं वो सीटें कम हो जाएंगी और बीजेपी को 2029 का चुनाव जीतने में मददगार होगी। अगर 2019 के हिसाब से आप देखें कि 2019 में के आधार पर अगर आप देखते हैं कि 2019 जैसा परफॉर्मेंस अगर भारतीय जनता पार्टी का 2029 में भी रहता है तो बीजेपी केवल और केवल उत्तर भारत से, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली से 299 सीटें जीत सकती है।
हालांकि जो 2019 में उसका परफॉर्मेंस था वो 216 सीटों का था। मतलब 2299 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। उत्तर प्रदेश को ही आप लीजिए, पहले 80 सीटें हुआ करती थी, तो 2019 में 62 सीट जीती थी बीजेपी ने। लेकिन जब ये नया परिसीमन लागू हो जाएगा तो बीजेपी यहां पर 107 सीटें जीत सकती है, अगर 2019 का परफॉर्मेंस बीजेपी दोहराती है तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 138 सीटें होने का अनुमान है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ये सारी सीटें हो रही हैं। इस हिसाब से उत्तर भारत में जो आज की तारीख में मौजूदा लोकसभा सीटें हैं 216, इनमें से, सॉरी मैं गलत बोल गया था, 2019 में 216 सीट नहीं जीती थी बीजेपी, 168 सीट जीती थी, 216 तो उत्तर भारत में सीटें हैं। अगर परिसीमन इसी 2011 की जनगणना के मुताबिक लागू होता है तो 383 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस पूरे उत्तर भारत में ये जो नए परिसीमन में लेकर के आ जाएगी। और 383 में से 299 सीटें बीजेपी जीत सकती है। आपको बताएं कि 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी। अगर गठजोड़ से सरकार बीजेपी को बनानी पड़ी थी, अगर बीजेपी 240 सीटों की बात हम करते हैं जो बीजेपी को मिली हैं, तो उनमें से 118 सीटें ऐसी हैं जो हिंदी बेल्ट से आती हैं, मतलब 49%। मान लीजिए परिसीमन के बाद बीजेपी 2024 का ही प्रदर्शन दोहराती है, तो भी बीजेपी को इस काऊ बेल्ट में, मतलब हिंदी भाषी इलाके में 207 सीटें मिलती हैं। यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से 50% सीटें यहां पर हासिल हो जाएंगी। इसीलिए और ये भी लोग, विपक्ष ये कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा से ज्यादा लोकसभा ताकतवर हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में कोई बिल पास होता है और राज्यसभा में गिर जाता है बहुमत न होने की वजह से। लेकिन सरकार के लिए आसानी ये हो जाएगी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुला करके अपने किसी भी बिल को पास करा सकती है। महिलाओं की क्या हालत रहेगी अगर ये बिल पास हो जाता है तो। लोकसभा में अभी 74 महिला सांसद आज की तारीख में हैं, यानी सिर्फ 13.6%। अगर 543 सीटों पर 33% रिजर्वेशन लागू होता है तो ये सीटें 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं और कई पुरुष सांसदों को सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। और यही बात विपक्ष कह रहा है। परिसीमन के बाद 275 नई सीटें जुड़ेंगी और लगभग इतनी ही सीटें महिला के लिए रिजर्व होंगी। केंद्र सरकार, जो भी केंद्र सरकार होगी 2029 में, उसे अब संशोधन के बाद 122 मंत्री बनाने का अधिकार होगा। मतलब जो मंत्री आज की तारीख में हैं उससे कहीं गुना ज्यादा। हालांकि दक्षिण के जो राज्य हैं वो इस बिल का लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण में उत्तर भारत के मुकाबले जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या कम है। मतलब वहां जो जनसंख्या का ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, वो उत्तर भारत के मुकाबले काफी कम है। और जो परिसीमन का आधार है, जो पहले आधार रहा है, वो जनसंख्या के आधार पर रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया भी कि जो नियम परिसीमन के लिए लागू किया गया था पहले, वही नियम इस बार भी लागू होगा, मतलब जनसंख्या का आधार। तो 2011 की जो जनसंख्या है उसके मुताबिक अगर इसे लागू किया जाता है तो दक्षिण में जो सीटें होती हैं वो महज 129 से बढ़कर 195 होंगी। लेकिन उत्तर भारत में सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि
दक्षिण के जो राज्य हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके इसे 2026 की जनगणना के बाद लागू करने को कहा है। इनका कहना है कि जो 2026 की जनगणना जब आ जाएगी उसके बाद इसे लागू करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया कि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। इसके साथ साथ गृह मंत्री कह रहे थे कि यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और संसद में आज ये बिल मतलब प्रोड्यूस हो गया है और इस पर जो चर्चा है वो आज भी हुई, कल भी होगी और परसों भी होगी। और परसों इसके लिए मत विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू किया जाएगा, मतलब परसों इसको लेकर के मत विभाजन होगा। सवाल उठता है कि मत विभाजन में क्या मोदी सरकार पास हो पाएगी। हालांकि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बिल अगर पास नहीं होता है तो इससे मोदी सरकार को क्या फायदा होगा, इसके लिए आपको परसों तक का इंतजार करना होगा। क्योंकि इसके बाद मोदी सरकार क्या कैंपेन लेकर के आएगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर सब लोग समर्थन करेंगे बिल पास कराने में तो मैं एक विज्ञापन अखबारों में दूंगा और उसमें सबकी फोटो छपवाऊंगा और सारा क्रेडिट आपको दूंगा। आखिर मोदी जी पहली बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? इससे पहले तो मोदी जी ने कभी किसी को क्रेडिट दी नहीं। परसों का यानी 18 तारीख का आपको इसके लिए इंतजार करना होगा।